हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कूलम्स लॉ एंड इसके अलग अलग फॉर्म्स, जो कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स हम लोग आज पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि चार्ज क्या है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थे, एंड इसके अलावा हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग के भी बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर के भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कवर करने वाले हैं कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ के वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस बात से अवगत हैं कि जब भी दो मास किसी सरफेस पे या किसी प्लेस पे रखा रहता है, किसी एक सर्टेन सेपरेशन पे, तो दोनों मासेस के बीच में क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी के तरफ काम करता है। यानी हर एक बॉडी जो है वो एक दूसरे बॉडी को अपने सेंटर की ओर तरफ आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे न्यूटन्स ने हम लोगों को ये फोर्स का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी फोर्स का वैल्यू होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी लेट अस कंसीडर कि ये मास m1 है और दूसरा मास m2 है, और दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो वहां पे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते थे कि फोर्स कितना लगेगा एक दूसरे पे, दोनों बॉडी एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। ग्रेविटेशनल में क्या खास बात था कि ग्रेविटेशनल में सबसे खास बात यह था कि यहाँ पे जो फोर्स का जो नेचर था वो अट्रैक्टिव नेचर ही था। लेकिन जो हम लोग कूलम्बिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, इस फोर्स का खास बात यह है कि यहाँ पे इसके नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। यानी यदि दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अलग चीज है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो कभी रिपल्सिव काम करेगा, कभी अट्रैक्टिव काम करेगा। यानी दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन दोनों के बीच होगा, और दो सेम सिमिलर चार्जेस होंगे तो दोनों चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कूलम्ब्स ने जो फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, या जो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इस फोर्स का जो वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है इस फॉर्मूले से, ये लगभग उसी के जैसा, लगभग नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि हम लोग यही फॉर्मूला है। बस इसमें चेंजेस क्या है, तो वहां पे हम लोग मास को लेकर के बात करते थे, यहाँ पे हम लोग दो चार्जेस को लेकर के बात करेंगे। यानी अब हम लोग के पास मास ना होकर के अब हम लोग के पास चार्ज होगा। सो कूलम्स ने क्या कहा था कि यदि हम लोग के पास क्या है, दो चार्जेस हैं, लेट अस कंसीडर द चार्जेस q1 एंड द सेकंड चार्ज इज q2, एंड दोनों चार्जेस क्या किसी एक सर्टेन सेपरेशन पे दोनों को रखा गया है, मतलब दोनों के बीच कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू काम करने वाला है वो ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला दिया गया है जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया गया था। यहाँ पे जैसे एक कांस्टेंट आया है जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का जो यहाँ पे है वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे। तो फोर्स का यहाँ पे वैल्यू क्या था, फोर्स का जो वैल्यू था वो पहला ये बोला गया कि दोनों के जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होंगे उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। यानी इस फॉर्मूले में इस लॉ के थ्रू हम लोग सबसे पहले तो निकालेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फोर्स काम करेगा। फिर हम लोग डायरेक्शन को भी देखेंगे, जो कि इसका अगला टॉपिक है, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
उसको उसको हम लोग इसके नेक्स्ट में ही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये निकालने सीखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा कि दोनों फोर्सेस के दोनों दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे, और साथ ही दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उनके साथ उनका इन्वर्सली स्क्वायर लेंगे। तो इस प्रकार से जब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो हम लोग के पास फॉर्मूला आएगा वो दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहां से जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सो एफ इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहाँ के क्या है दोस्तों, के हम लोग के पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, दैट इज के का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F × R² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। इससे यदि हम लोग के निकाले तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा F × R² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो यूनिट F का क्या होता है न्यूटन, R का होगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, मतलब दोनों चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग के का यूनिट भी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें सिर्फ क्या करना हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना हो। जब भी दो चार्जेस किसी एक सर्टेन सेपरेशन पे रखा हो और उसके बीच का जो फोर्स है, कितना फोर्स काम करेगा उसको कैलकुलेट करना हो, तभी ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कुछ बात है जो कि हम लोग को ध्यान देना है कि जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो कूलम्बिक फोर्स हमेशा और हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पीछे ही काम करेगा। मतलब जो चार्जेस होगा वो स्टेशनरी होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है। दूसरा जो बात है वो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू है या फोर्स का जो हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज जो डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस है कि डायरेक्शन भी होगा। तो जो भी इसका यहाँ पे वैल्यू होगा वो नेचर ऑफ द चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, उसके मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा पहला तो नेचर ऑफ द चार्ज पे, नेचर ऑफ द चार्ज पे, और दूसरा जो डिपेंड करेगा वो इन किस मीडियम में इनको रखा गया है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और कुछ वैसा विशेष नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर में कैसे काम करेगा। तो जो हम लोग का जो नया टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर क्या है? वेक्टर हम लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जो है वो ख्याल रखता है। तो किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को जब वो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फोर्सेस काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दो पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, जैसे ये एक चार्ज है मान लीजिए Q1 और इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और इसके ठीक पास किसी सेपरेशन पे हम लोग Q2 चार्ज को रखे हैं। यानी मैग्नीट्यूड तो अलग है लेकिन बाय नेचर दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करेगा। दोनों क्या है, सिमिलर चार्जेस है। और हम लोग पढ़े थे इसके प्रॉपर्टीज में कि जब भी सिमिलर चार्ज होगा तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, यानी इस चार्ज को, यानी जब हम फोर्स इस पे कैलकुलेट करेंगे इसके चलते, है ना, जब हम फोर्स निकालने वाले हैं Q1 पे Q2 के चलते, तो हम लोग इसको इसको क्या करेंगे, निकालने का जो तरीका होगा वो इस चार्ज को इसके तरफ ले जाएंगे। तो यदि इस चार्ज को हम इसके तरफ लेके जाएंगे तो ये इससे क्या होगा, दूर भागेगा या पास आएगा। तो चूंकि सिमिलर नेचर का है तो ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो फोर्स जो है, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, रिपल्सन कराएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी टेक्निक से निकालेंगे कि जिस पे भी फोर्स निकालना हो उस चार्ज को हम लोग उसके तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे ये Q1 पे फोर्स निकालना है तो Q1 को हम लोग Q2 के तरफ लेकर के गए, तो उसका वैल्यू जो होगा वो किधर जाएगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं 2 के चलते। और वेक्टर देने का मतलब है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि इस चार्ज को जब हम लोग इसके तरफ लेके जाएंगे तो ये इससे क्या भागेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, तो रिपल्सन। अब जब फोर्स इस पे निकालेंगे Q2 पे, तो Q2 पे जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो इसको अब इसके तरफ लेके जाएंगे। तो जब Q2 को इसके इसके तरफ लेकर के जाएंगे तो Q2 भी यहाँ से क्या भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है। तो यहाँ से Q2, यानी इस पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं 2 पर, किसके चलते, 1 पे, 1 के चलते। तो यहाँ पे ये फोर्स जो हो जाएगा वो F21 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बेसिक मतलब है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज F12 यदि है, इसका मतलब हो गया कि फोर्स किस पे है निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं ऑन 1, 1 किसके चलते, ड्यू टू 2। और यदि फोर्स वेक्टर 21 है तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, ऑन 2 निकाल रहे हैं, ड्यू टू 1। तो ये सिंपल सा जो लॉजिक है हम लोग इसको याद रखेंगे और इस पे बेस्ड हम लोग सवाल भी करेंगे, जो कि स्क्वायर के कॉर्नर पे रखेंगे, किसी ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख देंगे चार्जेस को, तो सेंटर पे कितना लगेगा, या किसी एक चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा, तो उस वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कैसे काम करता है ना। तो उस चीज को हम लोग आज इस लेक्चर में ही कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जो इसके बेसिक्स हैं उसको हम लोग अच्छे से फोकस कर लेते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग मान लिए कि एक चार्ज क्या है, Q1 है, और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। जैसा कि भी हम लोग देखें कि कैसे काम करने वाला है फोर्स। मान लीजिए इसके सेपरेशन जो है वो अभी मान लेते हैं कि R सेपरेशन पे रखा हुआ है। हालांकि R को भी हम लोग उसके वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि R है। तो दोनों का नेचर मान लेते हैं यहाँ की प्लस है। ठीक है, तो दोनों का नेचर प्लस होगा तो रिपल्सिव नेचर का होगा। ये मान लीजिए ये भी प्लस Q1 है और ये भी प्लस Q2 है। तो जब इस चार्ज को हम लोग इसके तरफ लेके जाएंगे तो ये इससे दूर भागेगा, यानी फोर्स ऑन 1 होगा, ड्यू टू 2 होगा। अब यहाँ पे फोर्स 2 पे निकालेंगे तो ड्यू टू 1 के चलते, तो ये भी क्या होगा, इससे तो दूर भागेगा, तो यहाँ पर इसका रिपल्सन होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल आउट कर रहे हैं। अब इसका जो वैल्यू होगा वेक्टर फॉर्म में, दैट इज F12, जब हम लोग निकालने जाएंगे तो F12 का जो वैल्यू होगा वो Q1 Q2 तो हम लोग जो पढ़े हैं वो होगा ही होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो इसका मैग्नीट्यूड देगा। ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन जब हम लोग इसके डायरेक्शन का बात करेंगे तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि फोर्स जब हम निकाल रहे हैं 1 पर 2 के चलते, तो जो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, 2 से 1 के तरफ। यानी फोर्स जब हम 1 पे निकाल रहे हैं 2 के तरफ, 2 के चलते, तो इधर से इधर के तरफ फोर्स है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 के तरफ है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है फोर्स का वो है 2 से 1 के तरफ, 2 से 1 के तरफ। तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो 2 से 1 के तरफ इधर डायरेक्शन होगा, और 1 से 2 किधर होगा, 1 से 2 इधर होगा, है ना। तो 1 से 2 किधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो जब हम लोग F12 निकालेंगे तो 1 2 के डायरेक्शन में जो पोजीशन है, सॉरी, जो यूनिट वेक्टर है उसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में कौन है, R21 है। तो इस तरह से F12 निकल गया, मतलब फोर्स ऑन 1 निकल गया ड्यू टू 2 के चलते। और हम लोगों ने क्या किया, इसके डायरेक्शन को भी ध्यान रखा। उसी तरह से जब हम लोग फोर्स ऑन 2 निकालेंगे ड्यू टू 1, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा KQ1 Q2। वैल्यू तो वही होगा बाय मैग्नीट्यूड R², लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो 1 2 हो जाएगा। अब याद करने के लिए या ट्रिक लगाने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ कितना है, 2 1 है। यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 है। तो याद रखने के लिए हम सिंपल से इस तरह से इसको ट्रिक लगा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि पोजीशन वेक्टर, सॉरी, जो कूलम्ब्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से काम करेगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको फाइंड करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है हम लोग के पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, Incoming voice इन call टर्म्स from ऑफ Sri. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर का मदद लेना पड़ेगा। जैसे एक फिगर बना लेते हैं हम लोग इधर। मान लीजिए इस फ्रेम को हम लोग बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है। अब हमको पता है कि ये क्या है, ओरिजिन है। ये ओरिजिन होता है ना। मान लीजिए कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। इस चार्ज को हम लोग बोले थे Q1 और इस चार्ज को हम लोग बोले थे Q2। अब इस Q1 का इस पोजीशन वेक्टर के टर्म में या ओरिजिन से इसका क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा स्केच गलत हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर से, यानी इसके ओरिजिन से इसको क्या करने वाले हैं, मिला देने वाले हैं। तो ये क्या दे रहा है, ये पोजीशन वेक्टर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से Q2 का भी हम लोग इससे क्या दिया, एक पोजीशन दे दिए। ये Q1 था और ये Q2 है। इन दोनों चार्जेस के बीच का भी कुछ सेपरेशन होगा, है ना। तो उस सेपरेशन को फिलहाल हम लोग R बोल दे रहे हैं। दोनों चार्जेस का नेचर फिर से मान लीजिए यहाँ की दोनों सिमिलर चार्जेज हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करने वाला है वो फिर से रिपल्सिव फोर्स काम करने वाला है। एक तो उधर की तरफ काम करेगा और दूसरा इधर की तरफ काम करेगा। यानी इधर वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। और इधर वाला फोर्स क्या होगा, इधर वाला फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, इसको कह देते हैं हम लोग R1, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर Q1 का है, और इसको बोल देते हैं R2 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि यदि मान लीजिए, एक पहला चीज की ये तो वेक्टर है। मान लेते हैं हम लोग इधर से 2 से इधर जा रहे हैं, तो 2 से यदि इसके एरो को हम लोग मिला देते हैं इस तरह से, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये हो गया R21 वेक्टर हो गया, क्योंकि 2 से 1 के तरफ जा रहा है ना। तो यदि R21 इसको बोल दे रहे हैं, मान लीजिए इस वेक्टर को हम बोल दिए R21 क्यों बोले, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 के तरफ है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जब भी हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर को जब हम लोग इसके हेड के ऊपर रख करके उसके टेल को जोड़ते हैं, तो इसके टेल के ऊपर दूसरे वेक्टर को रखते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होता है, इन दोनों के जस्ट अपोजिट होता है। यानी ऑर्डर पलट जाता है। ये एक वेक्टर मान लीजिए ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी है। तो ये जो वेक्टर सी होगा, उस सी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे क्या, शायद फिगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं इस फिगर को इधर लोकेट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए
एक वेक्टर क्या है, ए है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। तो ये और बी वेक्टर का जो ऑर्डर है वो एक ही ऑर्डर में है। इसके इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं। तो ये हम लोग को दे देगा, एक मिनट फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना लेता है। ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या दिखाता है, इसका जो ऑर्डर होता है इन दोनों के जस्ट अपोजिट होता है। यानी इस वेक्टर को यदि मैं सी वेक्टर नाम दे रहा हूं तो सी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में क्लास 11th में। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यदि ये वेक्टर R2 है और ये वेक्टर R21 है तो ये दोनों एक ही ऑर्डर में है। तो R1 क्या है, इसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R1 के। वेक्टर R1 के। तो इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसके नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि जो R21 वेक्टर होगा वो R21 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़े तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखें, क्योंकि R21 को कैसे लिख रहे हैं, R1 माइनस R2। तो लॉजिक या इसको याद करने के लिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि R21 है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, पलटी मार जा रहा है, R12 हो जा रहा है। लेकिन लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो उस तरह से R21 है तो इसको क्या लिख रहे हैं, R12 लिख रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अब हम लोग लगभग चीजों को समझ चुके हैं। तो अब हम लोग फोर्स जब निकालने जाएंगे, चूंकि वेक्टर टर्म में हम लोग निकाले थे तो 1 2 को क्या लिखे थे, 1 2 जब निकाले थे तो लिखे थे KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और यहाँ 1 2 था तो यहाँ क्या लिखे थे, 2 1 लिखे थे, है ना। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखे थे, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं तो वो हमको दे देता है यूनिट वेक्टर। मतलब सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ओनली यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शंस। तो यदि यदि इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर को इसके टर्म में लिखेंगे, वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि R21 वेक्टर लिखना है तो R21 के लिए क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई है। तो अब बहुत सिंपल सा ये फंडा है कि F12 जब हम लोग लिखने जाएंगे तो F12 के जगह पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय। अब इसको R² ना लिख करके जरा देखिएगा, एक स्टेप मैं यहीं पे ले रहा हूं कि जो फोर्स होगा 1 2 पे, 1/2 के चलते, तो क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R² इंटू क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड किसका हो जाएगा, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप खुद बताइए कि R21 का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये तो उसके टर्म में हम लोग लिखिए, और इसका मैग्नीट्यूड होगा होगा और यहां से ऑलरेडी स्क्वायर है। तो जब हम लोग F12 निकालने जाएंगे तो F12 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब R² ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, R³ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R21 जो यहाँ लिख रहे हैं ये एक तरह से मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। साथ ही इस वेक्टर को ध्यान से देखिए, ये वेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी R21 वेक्टर को आपको लिखना ही पड़ेगा, R21 वेक्टर। इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, इस चीज को देखिएगा। तो F12 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, F12 का वैल्यू हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस
आर टू वेक्टर, एक मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पीछे क्या था। हाँ, सही, आर टू वेक्टर, और इसका क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे। और यहाँ पे लिखने वाले हम लोग आर टू वन लिखे थे, आप इसके पीछे देख सकते हैं कि क्या लिखे थे हम लोग, आर आर टू वन लिखे थे। तो आर टू वन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर टू वन वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यानी एफ वन टू जब लिखेंगे तो एफ वन टू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और जो यहाँ लिखे थे आर टू वन लिखे थे वो क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। और ये याद रहे कि ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखे हैं। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली एफ टू वन जब लिखना होगा, अब देखिए याद करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहाँ वन टू है तो वन टू लिख दिए, यहाँ भी वन टू लिख दिए। तो एफ टू वन जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू, अब दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आर वन एक बार समझने का था समझ लिए, क्यूब आर टू माइनस आर वन। यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म में कभी भी निकालना हो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। और किसी भी, जैसे मान लीजिए एफ थ्री फोर ही निकालना है कल दिन, तो दिमाग नहीं लगाएंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे के थ्री क्यू फोर डिवाइडेड बाय आर थ्री माइनस आर फोर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, आर थ्री वेक्टर माइनस आर फोर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के साथ साथ वेक्टर के टर्म में कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, साथ ही साथ सुपरपोजिशन लॉ को डिस्कस करते हुए कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कि जेई मेंस का होंगे, या इसके साथ साथ जो बोर्ड लेवल को सीबीएसई बोर्ड को भी जो है सो वो कवर करता हुआ होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही हम लोग कवर करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।